सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र इकाई 1 जल निकास का अध्ययन करेंगे। तो भैया बहनों, जल निकास किसे कहते हैं, इसके क्या उद्देश्य है? तो प्रश्न परिभाषा आती है इसकी जल निकास की, खेत में भरे हुए अनावश्यक जल, जिसको फालतू जल बोलते हैं, को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। इसके क्या उद्देश्य है? पहला है उद्देश्य भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना, तापमान अच्छा बना रहता है। भूमि में वायु संचार बढ़ाना, वायु संचार बढ़ा रहता है। तीसरा, भूमि की भौतिक दशा को सुधारना। और चौथा है भूमि को दलदल बनने से रोकना। तो जल निकास से भूमि दलदल नहीं बनती है और पौधों की पैदावार अच्छी होती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। दूसरा प्रश्न आता है जल निकास के लाभ और महत्व लिखिए। तो जल निकास का महत्व निम्न प्रकार है। पहला, भूमि की भौतिक दशा सुधरती है। दूसरा, उचित जल निकास से भूमि का तापक्रम सही बना रहता है। तीसरा, भूमि में वायु संचार बढ़ता है। चौथा है भूमि दलदल होने से बच जाती है। पांचवा, भूमि में जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और छठवां, जल निकास करने से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। प्रश्न आता है अगला, अतिरिक्त जल से होने वाली हानि लिखिए, अथवा खेत का उचित जल निकास न होने से कौन कौन सी हानियाँ होती है। तो जल निकास से होने वाली हानि और जल निकास न होने से कौन कौन सी हानियाँ होती है, देखते अगले PDF में। सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। प्रश्न है अगला, जल निकास न होने से निम्न हानि होती है। पहली हानि कौन सी है? भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है। भूमि में जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तीसरा है जल निकास न होने से भूमि दलदली हो जाती है। चौथा, कृषि क्रियाएं समय पर नहीं हो पाती। पांचवा, फसलों का उत्पादन घट जाता है। छठवां आता है भूमि का तापक्रम कम हो जाता है, तापमान कम होता है। जल निकास के तरीके व विधियाँ। तो पहला तरीका विधि आती है पृष्ठीय जल निकास। इस विधि में नालियाँ भूमि के ऊपर बनाई जाती है तथा जल को ऊपरी सतह से बाहर निकाला जाता है। यह नालियाँ स्थायी अथवा अस्थायी बनाई जाती है। तो जल निकास के तरीके और विधियाँ समझ रहे। इसमें हम पृष्ठीय जल निकास, जिसको भूमि की ऊपरी सतह से बाहर निकाला जाता है, तो ये दो प्रकार की बनती है, स्थायी नाली और अस्थायी नाली। अगले स्लाइड पर अपन अगला प्रश्न देखते हैं। उसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती। तो यहाँ पर प्रश्न आता है भूमिगत जल निकास, भूमि के अंदर का जल निकास। इसमें नालियाँ भूमि के नीचे बनाई जाती है। यह नालियाँ हमेशा पक्की बनाई जाती है।
इन नालियों को उन क्षेत्रों में अधिक बनाया जाता है जहाँ पर वर्षा अधिक तथा जल निकास की समस्या होती है। तो भूमिगत जल निकास समझ में आए, जहाँ पर अधिक जल निकास की समस्या होती है वहाँ भूमिगत जल निकास। भूमिगत जल निकास के गुण और लाभ दोष लिखिए। तो लाभ आते हैं भूमिगत जल निकास से भूमि की कृषि क्रियाएं करने में, जैसे जुताई आदि में अड़चन नहीं आती। दूसरा है भूमि में एक बार नालियाँ बनाने के बाद बार बार मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, मृदा अपरदन की समस्या नहीं होती। और चौथा, भूमि का उपजाऊ भाग नष्ट होने से बच जाता है। तो भूमिगत जल निकास से क्या लाभ होते हैं? जुताई आदि में अड़चन नहीं आती है, बार बार मरम्मत नहीं करना पड़ता है, मृदा अपरदन यानी मृदा कटाव की समस्या नहीं होती और उपजाऊ भाग नष्ट भी नहीं होता। पूरे खेत में हम फसल ले सकते हैं। इसकी हानियाँ अगले स्लाइड पर दें। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे थे। हानियाँ: पहली बार बनाने में खर्च अधिक आता है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, इन नालियों का आकार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में अंतर। तो पृष्ठीय नालियाँ और भूमिगत नालियाँ, इन नालियों के निर्माण में प्रारंभिक लागत कम आती है पृष्ठीय जल निकास में। भूमिगत जल निकास में प्रारंभिक लागत अधिक आती है। इन नालियों में मृदा कटाव की संभावना रहती है और भूमिगत जल निकास में मृदा कटाव की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। इनके कारण कृषि कार्य को बुरा प्रभाव पड़ता है, कृषि कार्य में बाधाएं आती है और भूमिगत जल निकास में कृषि कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। इन नालियों के मरम्मत में समय व धन कम लगता है और भूमिगत जल निकास में मरम्मत और धन श्रम अधिक लगता है। भूमि की ऊपरी सतह पर लवण एकत्रित हो जाते हैं और भूमिगत जल निकास में लवण एकत्रित नहीं होते। खेत का क्षेत्रफल पृष्ठीय में कम हो जाता है और भूमिगत जल निकास में खेत का क्षेत्रफल कम नहीं होता। तो यह अंतर हम समझेंगे। लागत कम, लागत अधिक, मृदा कटाव की संभावना रहती है, मृदा कटाव की संभावना न रहती। इसके कारण कृषि कार्य में बाधाएं आती है, इसके कारण नहीं आती। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न तो प्रश्न आता है, जल निकास की विभिन्न प्रणालियों का वर्णन कीजिए। तो जल निकास की विभिन्न प्रणालियाँ निम्नलिखित है। कौन कौन सी प्रणालियाँ है? पहला, प्राकृतिक प्रणाली। इस प्रणाली में नालियाँ भूमि की ढाल के अनुसार बदलती रहती है और अंत में मुख्य नाली के द्वारा जल को तालाब में पहुंचा देती है। हेरिंगबोन प्रणाली, दूसरी प्रणाली आती है हेरिंगबोन। इस प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नाली खेतों के बीचों बीच बनाई जाती है एवं सहायक नालियाँ इसमें आकर मिल जाती है। तीसरा आता है गिरिडोन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य नाली भूमि के निचले धरातल पर बनाई जाती है और अन्य सहायक नालियाँ इसमें आकर के मिल जाती है। तीन नालियाँ है, प्राकृतिक प्रणाली, हेरिंगबोन प्रणाली और गिरिडीरोन प्रणाली। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, अगला प्रश्न,
जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला, भूमि की ढाल। अधिक ढाल वाली भूमि में मेड़बंदी की जाती है, जहाँ खूब ढाल रहे वहाँ, तथा सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। दूसरा आता है भूमि किस्म। चिकनी दोमट मृदा में खुली नालियों का प्रयोग किया जाता है तथा हल्की मृदाओं में कटाव कम करने के लिए भूमिगत नालियों का निर्माण किया जाता है। तीसरा आता है भूमि की कीमत। भूमि की कीमत अधिक होने पर उनमें भूमिगत नालियाँ एवं कीमत कम होने पर खुली नालियाँ बनाई जाती है। चौथा, अनावश्यक जल की मात्रा। अनावश्यक जल की मात्रा खूब अधिक हो तो भूमिगत नालियाँ बनाना चाहिए, अन्यथा पृष्ठीय। पैदा की जाने वाली फसल। तो फसलें अधिक महंगी अगर है तो भूमिगत, और सस्ती अगर है तो पृष्ठीय नालियाँ बनाना चाहिए। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। प्रश्न है, सिंचाई और जल निकास। सिंचाई और जल निकास में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है, खेत में पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं और खेत से बाहर पानी निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। दूसरा, सिंचाई हेतु नालियाँ खेतों से ऊंची बनाई जाती है और जल निकास की नालियाँ धरातल से नीचे बनाई जाती है। सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है और जल निकास की नालियों की आवश्यकता वर्षा ऋतु में ही होती है। सिंचाई से जल स्तर ऊपर उठता है और जल निकास से भूमि का जल स्तर नीचे गिरता है। पाँचवा, सिंचाई का पानी घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है और जल निकास का पानी घरेलू उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यह अतिरिक्त जल नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो यह हो गया सिंचाई और जल निकास में अंतर। खेत में पानी देने की क्रिया सिंचाई और खेत से बाहर निकालने की, पानी को बाहर निकालने की क्रिया जल निकास। सिंचाई नालियाँ खेत से ऊंची और जल निकास की नालियाँ नीचे। आवश्यकता वर्ष भर और आवश्यकता वर्षा ऋतु में। जल स्तर ऊपर उठता है और जल स्तर नीचे गिरता है। घरेलू उपयोग में लाया जाता है पानी, घरेलू उपयोग में नहीं लाया जा सकता। प्रणाम सभी भैया।